दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ था, आपको बता दें, वहां पर लग्जरी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का बड़ा दावा किया गया था। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं और यहीं से अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि यही वो बंगला है जिसे चुनाव के वक्त बीजेपी मुद्दा बना चुकी थी। लग्जरी सुविधाओं पर खर्चों का हिसाब मांगा जा रहा था। ऐसे में जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और ऐसे दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। सीवीसी ने इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि बंगले में इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख खर्च हुए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में 6 करोड़ खर्च हुए, फायर फाइटिंग सिस्टम में 2 करोड़ 58 लाख रुपए लगाए गए, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग में 2 करोड़ 85 लाख लगाए गए। ऐसे में जो आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे थे, अब उसकी जांच के बाद सच से पर्दा उठ जाएगा। आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। दिख जाते कि ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए। हालांकि इस जांच पर आम आदमी पार्टी अभी से सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में अब फूट पड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने से महज कुछ कदम की दूरी पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केजरीवाल का साथ छोड़ आम आदमी पार्टी के कई नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से नंबर गेम पलट गया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है। उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ, ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगे। वीरेंद्र सचदेवा के बयान से साफ है, बीजेपी अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार की ओर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही मेयर चुनाव में जिन 14 विधायकों का वोट डाला जाएगा, उनमें से 10 विधायक इस बार बीजेपी के होंगे। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय है। नगर निगम में बीजेपी की सरकार संभव है। चुनाव में बीजेपी के मेयर की भी उम्मीद है। मार्च के आखिर में मेयर का चुनाव होगा। मतलब साफ है, जो बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अब उसी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के सपने को साकार करने जा रही है। हिंदू आस्था पर सवाल और अफजाल अंसारी के बयान पर मचे बवाल के बीच समर्थन करके अखिलेश यादव भी बुरे घिरते दिख रहे हैं। हिंदू संगठन तो अखिलेश के बयान पर अब सवाल ही उठा रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अखिलेश को धर्म ग्रंथ पढ़ने की नसीहत दे दी है। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं, उधर हाउसफुल हो जाएगा। न ऊपर कोई स्वर्ग है, न नीचे कोई नर्क है। पहले सांसद का बयान, फिर पार्टी अध्यक्ष का समर्थन। हिंदू आस्था पर समाजवादी पार्टी ने एक ही दिन में 2 बार चोट की तो सनातनियों का माथा ठनक उठा। अलीगढ़ से बरेली तक और महाकुंभ से अयोध्या तक अखिलेश के विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी। अखिलेश यादव वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं। हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि मुस्लिम मौलानाओं ने अखिलेश के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। यानी धर्म और आस्था पर सवाल कर अखिलेश एंड टीम चारों तरफ से घिर गई। ये बयान दोनों मजहब के खिलाफ है, यानी सनातन धर्म के खिलाफ है और ये इस्लाम मजहब के भी खिलाफ है। इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि जन्नत भी है और दोज़ख भी है, तो इसका इनकार किसी सूरत पर नहीं किया जा सकता। तो जो लोग इनकार करते हैं उन्होंने मजहब को नहीं पढ़ा है। यानी महाकुंभ और सनातन आस्था पर सवाल उठाकर टीम अखिलेश हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मगुरुओं के निशाने पर है, क्योंकि पहले अफजाल अंसारी ने स्वर्ग नर्क पर सवाल किए और अब अखिलेश ने उनका समर्थन कर बात को बढ़ा दिया।
महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब नया राग अलाप रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आयोजन के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर नई मांग उठा दी है और सरकार से महाकुंभ के आयोजन की सीमा बढ़ाने की अपील की। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क दिए। अखिलेश के मुताबिक ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो अभी तक संगम में स्नान नहीं कर पाए। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग जो वहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुँच पाए। इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। सरकार के आंकड़ों की माने तो अभी तक त्रिवेणी संगम में 50 करोड़ से ज्यादा आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार के इस आंकड़े पर भी अखिलेश और विपक्ष के नेता सवाल उठाते नजर आए। लेकिन अब महाकुंभ के आयोजन को बढ़ाने की मांग से विरोधी भी सरकार के आंकड़ों की तस्दीक करते दिखाई दिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हस्तियों भी यहां पर संगम में डुबकी लगा रही है। प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता प्रयागराज पहुंचे। संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। 144 साल बाद आए इस शुभ संयोग को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और नेता लगातार महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और गंगा यमुना के संगम में स्नान किया और अर्घ दिया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। जहाँ संतों की वाणी, उनका प्रभाव, भक्तों की श्रद्धा अपार है और गंगा माँ की कृपा सब पर बनी रहे, देश का सबका कल्याण हो, ये हम सब प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी सपरिवार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर के साथ गंगा पूजा की। तो वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में सिर्फ श्रद्धालुओं के पहुंचने का ही रिकॉर्ड नहीं बन रहा, बल्कि कई दूसरे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। लखनऊ से सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ सपा नेताओं की मूवमेंट को देखते हुए अखिलेश के घर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह मुद्दा दिन भर गूंजता रहा। ये तस्वीरें लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर की हैं। पुलिस का इतना बड़ा पहरा, जैसे सपा मुखिया सड़क पर निकलकर चैलेंज करने वाले हों। हालांकि हालात कुछ ऐसे ही बन रहे थे, क्योंकि सपा नेता की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव के तेवर पुलिस की चिंता लगातार बढ़ा रहे थे। ये जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, जो कभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमें प्रदर्शन के दौरान दिखती थी, आज सपा कार्यालय के बाहर भी ये लगभग 8 फीट की ये पूरी बैरिकेडिंग है, जिसमें बड़े बड़े भाले लगे हुए हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद हुई। सपा का आरोप है कि पुलिस ने गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की। हालांकि अखिलेश यादव ये कहकर पुलिस की टेंशन और बढ़ा दी कि घेरेबंदी के बाद भी हमें रोक नहीं पाएंगे। डर क्यों गए फिर? अरे कुछ नहीं होता, ये सब चलता रहता है, ये कुछ भी नहीं है। जेपी वाले से नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी ना क्या हमें थोड़ी रोक लेंगे? कैसे रोक लोगे आप? घर से थोड़ी निकल रहे हैं। हालांकि सपा नेता की गिरफ्तारी को बीजेपी पुलिस की कार्रवाई बता रही है और अपराधियों से गठजोड़ के आरोप लगाकर बीजेपी मूल सवाल से बचती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा हमलावर होती है। समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना नाता है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। राजनीति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इन कारणों से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां ये सपा बसपा की सरकार में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता और कोई दोषी है वो बच के जाने नहीं पाएगा। बहरहाल सपा नेता की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है और अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि पार्टी इस मुद्दे पर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। जिस चुनाव में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उस चुनाव में समाजवादी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अखिलेश यादव हार के पीछे नया तर्क लेकर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में मुर्दों से वोट डलवाए गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 के दंगल में अभी से नया एंगल लेकर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जीत पर खुद की पीठ थपथपाने वाली पार्टी अभी मिल्कीपुर में हार पर ढीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत तय थी, बशर्ते मुर्दों से वोट नहीं डलवाए गए होते। एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? वो लोग मौजूद नहीं थे, उनके भी वोट डाल दिए।
दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे और अभी से 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों का प्लान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2027 चुनाव में और बेहतर तैयारी का भरोसा दिया। दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा 2027 में INDIA गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, क्योंकि 403 में इनकी 420 ही नहीं चलेगी। मसलन जब से मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, अखिलेश यादव चुनाव आयोग और सरकार को घेरने का नया एंगल ढूंढ रहे हैं। एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। आपकी तैयारी क्या रहेगी पहले से? इससे भी अच्छी तैयारी होगी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार बिल्कुल योगी के नक्शे कदम पर चल रही है। पहले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन, तो अब जिहादियों के खिलाफ सख्त कानून, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसे जबरन धर्मांतरण को समझेंगे, जानेंगे और रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी जिहादियों के खिलाफ सख्त कानून बनने वाला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमी से जिहादियों को खदेड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। चुन चुन कर जबरन धर्मांतरण करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने DGP के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो लव जिहाद से जुड़ी शिकायतें देखेगी, जबरन धर्मांतरण पर तथ्य जुटाएगी, दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी करेंगे ताकि एक सख्त कानून बनाया जा सके। लेकिन महाराष्ट्र में जिहादियों के खिलाफ एक्शन प्लान से विरोधियों की नींद उड़ चुकी है। फडणवीस सरकार के इस कदम को अल्पसंख्यक वर्ग से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसे उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार या दिल्ली की सरकार या यूपी की सरकार, ये इनका सुबह शाम एक ही चीज़ है कि किस चीज़ से मुसलमान को परेशान किया जाए। सांप्रदायिकता हद पे बढ़ी हुई है। देश में आज़ादी है। फोर्सफुल हो, फ्रॉडलेंट हो, फंडेड हो, इस तरह का कोई भी धर्मांतरण शुद्ध रूप से किसी भी मजहब के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है और किसी भी तरह से उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। लव जिहाद के खिलाफ सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश में भी सख्त कानून है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में कानून की सुगबुगाहट शुरू हुई, इसे मुस्लिमों से जोड़ दिया गया। संभल के अदृश्य 74 दंगाइयों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है और इसके लिए संभल की शाही जामा मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाए गए। लेकिन पोस्टर को लेकर मस्जिद के सदर और पुलिस अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। पहले दंगाइयों की एक एक तस्वीर देखिए कैसे ये दंगाई पत्थरबाजी, आगजनी, उपद्रव में शामिल रहे और संभल को जलाने वाले किरदार बने। अब जरा दंगाइयों की तस्वीर देख भड़के मस्जिद के सदर साहब से मिलिए, जो एसपी से बहस कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं, ये लोग नियम से कर रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप बोर्ड लगा देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, तबाही का रास्ता है। तो बस आप मैं कहता हूँ, आप मान लीजिए आप यहाँ के बच्चों को तबाही का रास्ता वही चलिए। दरअसल पुलिस के पोस्टर लगाते मस्जिद से सदर विरोध में उतर आए और पुलिस से बहसबाजी करने लगे और बहस इतनी बढ़ी कि पुलिस को कानून याद दिलाना पड़ गया। वो देखिए आप इसे क्या करना है, ये तत्काल निर्णय नहीं होगा। यहाँ ये करिए, यहाँ करिए, ऐसा ही प्रॉपर्टी, ऐसा ही बात करिए। नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही बात करिए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना एक बोर्ड लगा दें। मैं कहता हूँ क्या प्रक्रिया अपनानी है ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। सर आप अपराधियों के खिलाफ क्या प्रक्रिया अपनानी आपको नहीं बताऊंगा। नहीं वो हम नहीं कह रहे, तो इसलिए ये मत कहिए। हम ये कह रहे हैं बोर्ड लगा दीजिए। वही लगाएंगे, वही सब लगाएंगे। हाँ तो वही लगा दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट से हटा लेंगे। मैं कहता हूँ ये अभी यही रहेगा। यानी दंगाइयों के पोस्टर देख भाईजान भड़क गए। गुस्सा ऐसा भड़का कि काफी देर तक बहसबाजी होती रही। दरअसल संभल हिंसा में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है। इन्हीं दंगाइयों की तलाश में पुलिस ने 74 उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा की है, जिसमें मस्जिद की दीवार भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो में उत्पात मचाती भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहली बार मेट्रो के अंदर ऐसी घटना देखी गई जब भीड़ ने इस तरह उत्पात मचाया हो। दूसरी बात, भीड़ एक खास तबके से जुड़ी थी जिसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, DMRC ने क्लियर कर दिया है कि मेट्रो स्टेशन पर उत्पात मचाने वाले उत्पाती कौन थे और इसकी वजह क्या थी। विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। ऐसा हुड़दंग भला इससे पहले दिल्ली मेट्रो में कब आपने देखा था? जवाब यकीनन ना होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मेट्रो में उत्पात मचाया गया। भीड़ इतनी भारी थी कि सुरक्षा कर्मियों को भी हाथ पीछे खींचने पड़े। अब जरा तस्वीरें देखिए, एक एक शक्ल पहचानिए।
सिर पर लगी टोपियां इनकी पहचान खुद बयां कर रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं। उत्पातियों में उन्माद इस कदर था कि वो पहले मेट्रो के गेट पर कूदते हैं, फिर स्टेशन पर अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। और ये सब भीड़ की शक्ल में कुछ खास लोग कर रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि मंशा क्या थी। डीएमआरसी ने इस वीडियो के बारे में जानकारी दी है। उसके मुताबिक घटना 13 फरवरी को शाही जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर घटी, यानी कि एक खास इलाके में, और उस दिन शबे बारात थी, यानी एक खास दिन, और एक खास तबके ने इस हरकत को अंजाम दिया। अब सवाल ये है कि इस तरह की हरकतों के पीछे इनकी मंशा क्या है और मानसिकता क्या रही होगी। आखिर जहां पर बहुलता वहीं पर बवाल क्यों? क्या शांति और सभ्यता नाम की कोई चीज इन्हें कभी पढ़ाई भी गई है या नहीं? बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा मच गया। यहां मुख्यमंत्री के स्वागत में जिन फूलों के गमलों को रखा गया था, उसे लूटने के लिए भगदड़ मच गई। और फिर देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लोग गमले लेकर इधर उधर भागने लगे। महज कुछ सेकंड्स में सारे गमले वहां से गायब हो गए। बताया गया कि सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे। उनके स्वागत में फूलों के गमले सजाए गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार कार्यक्रम से रवाना हुए, वहां भगदड़ मच गई और लोग गमले लूटकर भागने लगे। बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी के हाथ में गमले थे। वो इस लूट से बेहद खुश थे। जिनके हाथ गमले नहीं लगे वो इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन लोगों को समझाने की जगह पुलिस भी सीएम नीतीश के साथ वहां से निकल गई। बताया जा रहा है कि जिन गमलों की लूट हुई उसे नर्सरी से किराए पर लिए गए थे। ऐसे में इन गमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जहां खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हो, उस जगह ऐसी ओछी हरकत कहां तक जायज है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुई अनियमितता के मामले में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जीएम रहे हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईसी बैंक में अनियमितताओं की जांच का जिम्मा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम बैंक में हुई गड़बड़ियों की जांच शुरू कर चुकी है। ईओडब्ल्यू की टीम दल बल के साथ दहीसर इलाके की आर्यवत सोसाइटी में पहुंची और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जीएम रहे हितेश मेहता के घर पर छापा मारा। ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच के दौरान जब एनआईसी बैंक की अकाउंट बुक का मिलान किया तो उसमें 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जीएम रहे हितेश मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बैंक में आखिर करोड़ों की ये गड़बड़ी कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए अकाउंट बुक का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। वहीं आरबीआई ने बैंक में अनियमितताओं के चलते एनआईसी बैंक मुंबई के निदेशक मंडल को 1 साल के लिए भंग कर दिया है। इस दौरान एसबीआई के पूर्व जीएम श्रीकांत एनआईसी बैंक के मामलों को देखेंगे। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई के बैन के बाद से ही लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई एनआईसी बैंक में फंसी है और इसी वजह से आज भी भारी संख्या में खाताधारक एनआईसी बैंक की शाखाओं पर पहुंच गए। एनआईसीबी बैंक के सामने खाताधारकों की ये भीड़ इसी आस में बैंक के चक्कर लगा रही है कि उन्हें अपनी मेहनत का पैसा वापस मिल सके। बैंक के बाहर जमा इस भीड़ को बैंक के कर्मचारी टोकन बांट रहे हैं। खाताधारकों को ये टोकन सोमवार को बैंक आने के लिए दिया जा रहा है। बैंक के बाहर भीड़ इतनी है कि जिन लोगों ने पहले टोकन लिया था और उनका आज बैंक का नंबर था, वो भी बैंक के अंदर नहीं पहुंच पा रहे। हम लोग कब से खड़े हैं इधर, तीसरा नंबर है हमारा, फिर भी लाइन में खड़े, तो उन लोग को क्यों जाने देने का? लाइन से हम लोग ने कल टोकन लिया है और हम लखनऊ से आए फटाफट 11:30 बजे रात में पड़ोसी ने टोकन लिया हमारा और 9 नंबर होने के बावजूद नहीं जाने दे रहे। एनआईसीबी बैंक पर बैन के बाद खाताधारक डरे सहमे हैं। उन्हें चिंता है कि आरबीआई के फैसले के बाद कहीं उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब तो नहीं जाएगी, और इसलिए वो बैंकों के बाहर भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। वही एनआईसीबी बैंक के खाताधारक बैंक पर बैन और उनकी परेशानियों को प्रमुखता से दिखाने पर जी मीडिया का धन्यवाद करना नहीं भूले। जी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की आवाज उठा रहे, ऐसी आवाज उठाते रहो, हमको न्याय दिलाओ। कोई नेता तो नहीं आएगा, कम से कम आप तो आ रहे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया और सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
कुछ दिनों से लगातार सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही है और उसके बाद भारतीय सेना जो है वो अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश जो है वो रहती है कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई जाए। जानकारी के मुताबिक अखनूर के बट्टल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से उस वक्त फायरिंग की गई जब सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसके बाद सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तानी फायरिंग का करारा जवाब दिया। यही वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार फायरिंग जो है वो की गई थी और यहीं से पाकिस्तानी स्नाइपर जो है उन्होंने भारतीय सेना पर फायरिंग की थी। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और नियंत्रण रेखा के पास निगरानी और बढ़ा दी गई है। सेना और अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रहे। जवान बख्तरबंद गाड़ियों में चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखाई दिए। बिहार की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश भी शराबबंदी की ओर कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने 19 धार्मिक स्थलों वाले शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार ने इन शहरों से होने वाले घाटे की भरपाई का भी प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार की जारी की गई नई आबकारी नीति के मुताबिक धार्मिक शहरों में पूरी तरह शराबबंदी रहेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर और अमरकंटक जैसे 19 धार्मिक शहर और गांव शराब मुक्त होंगे। इन धार्मिक शहरों में वाइन आउटलेट के लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे और न ही बार चलाने की इजाजत दी जाएगी। एमपी सरकार की ये नई आबकारी पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। संत समाज ने धार्मिक शहरों में शराब बैन के मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया। हमारे मोहन जी मध्य प्रदेश को तो राम राज्य करके ही रहेंगे, हमें उम्मीद है। ये राम राज्य हो रहा है महाराज जी। जय राम राज्य हो रहा है। कैसे राम राज्य हो रहा है? ये धार्मिक स्थलों पे शराबबंदी कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने। धार्मिक शहरों में शराब बैन करने से एमपी सरकार को राजस्व का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए दूसरे जिलों में शराब की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। दूसरे जिलों में शराब के दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। वहीं सभी शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस मशीन लगाना जरूरी होगा। बिना पीओएस मशीन के शराब बेचने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए इनके मालिकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश में नई आबकारी पॉलिसी से न केवल धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो ताज का यहां पर दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने डेलीगेशन के साथ कड़ी सुरक्षा में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान सुनक सास यानी कि सुधा नारायण मूर्ति भी उनके साथ मौजूद रही। ऋषि सुनक के ताजमहल पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और बाहरी लोगों को ताजमहल के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान किया जाएगा, जिसके बाद महाकुंभ का समापन होगा। वहीं महाकुंभ में वीकेंड पर भारी भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। महाकुंभ को शुरू हुए करीब 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और वीकेंड पे तो भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब 16 फरवरी तक महाकुंभ क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं जा पाएगी। केवल जरूरी काम से जुड़ी गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए गए हैं कि महाकुंभ नगर में कोई भी वाहन अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। केवल जो अधिकारी हैं, महाकुंभ नगर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के वाहन अंदर आ सकेंगे। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। यहाँ उनके लिए शटल बस की व्यवस्था की गई है। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद महाकुंभ से एक और बड़ी मांग उठी है। नीदरलैंड की संस्था ने भारत में भगवान श्री राम के फोटो वाले नोट चलाए जाने की मांग की है और खास बात यह है कि इस मांग को महाकुंभ से उठाया गया है। नीदरलैंड में श्री राम के फोटो वाली मुद्रा को डिजाइन कराने और चलन में लाने के लिए जिस संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने योगदान दिया था, उसी संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की मांग है कि भारत में राम मुद्रा चलाई जाए। इस संस्था का आश्रम प्रयागराज के अरैल में है और इस संस्था से जुड़े बड़े अर्थशास्त्री अब आरबीआई से मिलने का प्लान बना रहे हैं। इससे पहले भी जब कांग्रेस के दिवंगत नेता मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, तब भी राम मुद्रा उठाने की मांग उठी थी, लेकिन आरबीआई ने तर्क दिया था कि भारत में 2 तरह की मुद्राएं नहीं चल सकती और इस मांग को खारिज किया गया था।
महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, जिससे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी टूट चुके हैं। तो वहीं योगी सरकार महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। 13 फरवरी से शुरू हुआ महाकुंभ जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही लोगों की भीड़ भी यहां बढ़ती जा रही है। महाकुंभ को शुरू हुए करीब 34 दिन बीत चुके हैं और अब देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता रहेगा। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये वंदे भारत ट्रेन 17 फरवरी तक चलेगी, जो कि नई दिल्ली से रवाना होकर वाराणसी तक जाएगी। महाकुंभ शुरू होने से पहले यूपी की योगी सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन महाकुंभ के समापन से करीब 12 दिन पहले ये संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। अब प्रशासन को उम्मीद है कि कुंभ समाप्त होने तक ये आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंच सकता है। अयोध्या में भी इन दिनों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। माघ पूर्णिमा के बाद से प्रयागराज से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं और इसे देखकर अयोध्या में भी मिनी महाकुंभ जैसा नजारा दिखाई पड़ रहा है। नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक लंबी कतारें देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि शहर के मुख्य मार्गों के साथ साथ गलियां भी पूरी तरह से भरी पड़ी हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। दूसरी ओर भारी भीड़ को देखते हुए शहर में ट्रैफिक पर भी भारी असर पड़ा है। कई रास्तों पर वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद करा दी गई है। स्थानीय लोगों को भी इस भीड़ की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अयोध्या विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने पहले तो जमकर हंगामा काटा और फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी भयानक तस्वीरें अब सामने आई हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ और आग ही आग नजर आ रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने 6 बस और 2 ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में स्थिति बिगड़ गई। ग्रामीणों का ये हिंसक रूप तब देखने को मिला जब पावर प्लांट के डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ये खबर ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा काटा और फिर सड़क पर खड़े वाहनों में आग लगा दी। बहुत देर तक भीड़ ने इलाके में उत्पात मचाया। सूचना पर पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से गाड़ियों में लगी आग को बुझाया। वहीं पुलिस को हालात सामान्य करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आगजनी की घटना हुई है। तत्काल पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में 3 जगह चक्काजाम की स्थितियां बनी थी। तुरंत और कुछ लोग फैक्ट्री तरफ भी बढ़े थे, तब तुरंत मेरी टीम और हम लोग ने पहुंच के उसको और नियंत्रित किया है। सभी जगह लोगों को समझाया है। अभी पूरी शांति बनी हुई है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हालात को देखते हुए एसपी ने पुलिस फोर्स को तैनात कर आरोपी डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। यहां नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। वहीं इलाके में स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस की टीमें भी तैनात रही। तस्वीरें चिखली इलाके की है, जहां पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। नोटिस के बाद भी जिन्होंने अतिक्रमण और अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, वहां जमकर बुलडोजर गरजा। देखिए कैसे अतिक्रमण कर नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था, उसे बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। देखते ही देखते बुलडोजर ने मकान की दीवार को पल भर में गिरा दिया। नगर निगम के पीले पंजे के प्रहार के बाद चारों तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इलाके में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। दरअसल चिखली इलाके में नगर निगम की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर मकान, दुकान और फैक्ट्री बना ली थी। इसकी जानकारी नगर निगम की टीम को हुई तो उसने ऐसे लोगों को नोटिस देकर इसे हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ये कार्रवाई की। यूपी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फिरोजाबाद में एक डबल डेकर बस में आग लग गई, जिससे एक यात्री यहां जिंदा जल गया। वहीं अमेठी में खड़े ट्रक से टक्कर के बाद बस धू-धू कर चलने लगी। एक्सप्रेसवे पर आग का तांडव। बस में लगी आग की ये तस्वीरें फिरोजाबाद और अमेठी की हैं।
फिरोजाबाद में डबल डेकर बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। डबल डेकर बस में सवार 51 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। सभी श्रद्धालु राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। हादसा मठसेना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसे के समय सभी यात्री सो रहे थे, तभी अचानक आग लगने से वो घबरा गए और जान बचाने के लिए उनमें चीख पुकार मच गई। वहीं बस में सो रहा एक यात्री जिंदा जल गया। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस खड़े ट्रक से टक्कर के बाद धू-धू कर जलने लगी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग लगने से पहले यात्री बस से बाहर निकले, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस यात्रियों को लेकर गोरखपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में सवार करीब 4 यात्री घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आज के दौर में इंसानियत पर लालच भारी पड़ रहा है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां हादसे के बाद मुर्गे को लेकर जा रही एक गाड़ी पलट गई। घायल ड्राइवर और हेल्पर की मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लोग यहां पर मुर्गे लूटते हुए नजर आए। किसी के हाथ में 2-2 मुर्गे हैं तो किसी ने 4 मुर्गे दबोचे। जिसे जैसा मौका मिला वैसा दांव मारा। भले ही इंसानियत मर गई, लेकिन गांव में मुर्गा पार्टी तो खूब होगी। जरा तस्वीरें देखिए, किस कदर मुर्गे की लूट मची है। बिना इस परवाह के कि महज 5 फीट दूर ड्राइवर और हेल्पर दर्द से चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुर्गा मारकर खाने वालों ने इंसानियत भी मार दी और मदद को हाथ नहीं बढ़ाया। हादसे की ये तस्वीरें कन्नौज जिले की हैं। मुर्गों से भरी एक पिकअप गाड़ी अमेठी से फर्रुखाबाद जा रही थी कि तभी ड्राइवर को झपकी आई और गाड़ी लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हैरत तो इस बात की है कि गांव वालों की भीड़ में एक भी इंसान नहीं निकला। सबके सब मुर्गा चोर निकले। किसी ने घायल ड्राइवर की मदद नहीं की। वो तो पुलिस को खबर मिली तब जाकर के ड्राइवर और हेल्पर की जान बची, नहीं तो मुर्गा चोरों ने उन्हें सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था। अब मुर्गा लूट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हैं, लेकिन मुर्गे से ज्यादा सवाल इंसानियत और मुर्गा चोरी की नीयत पर उठ रहे हैं कि किसी की जान जाए तो जाए, मुफ्त में मुर्गे की दावत का इंतजाम हो जाए। आपने इंसानों के लापता होने के पोस्टर लगे देखे होंगे, लेकिन यूपी के मेरठ में जो पोस्टर लगे हैं वो एक अजगर के लापता होने के बारे में है। सही सुना आपने, मेरठ में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अजगर लापता है और ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही अजगर का पता बताने वाले को 1100 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की गई है। पोस्टर में अजगर की लंबाई 30 फीट बताई गई है। दरअसल ये पोस्टर वन विभाग की नाकामी पर एक बड़ा तंज है और अजगर की दहशत के मारे मेरठ वालों ने यह अनोखा तरीका अपनाया है ताकि वन विभाग विशाल अजगर को जल्द से जल्द पकड़ सके। गुमशुदा अजगर की तलाश है। ये पोस्टर मेरठ की शहरों पर अगर आपको भी दिखाई पड़े तो चौंकिएगा मत, क्योंकि मेरठ की सड़कें ऐसे पोस्टर से पटी पड़ी हैं, जो ये समझने के लिए काफी है कि मेरठ वाले किस डर और दहशत में जी रहे हैं। दरअसल शहर के जागृति विहार में विशाल अजगर ने स्थानीय निवासियों और वन विभाग को परेशान कर रखा है। हालांकि इलाके से पहले ही 2 अजगर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है अभी भी लापता है। अब इसी अजगर की तलाश में मेरठ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। गुमशुदा अजगर की तलाश, लंबाई 30 फीट, रंग गेहुआ चित्तीदार, इनाम 1100 रुपए, पता जागृति विहार सेक्टर 2। हालांकि हैरत की बात यह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी अब तक अजगर शहर में खुला घूम रहा है और वन विभाग के हाथ खाली हैं। इसी बीच शहर की कीर्ति पैलेस के पास नाले से एक अजगर पकड़ा गया, लेकिन उसी जगह पर अजगर की सुरंग मिली, जिससे ये भी आशंका है कि एक ही नहीं बल्कि कई और अजगर ना घूम रहे हो। अब तक अजगर कई जानवरों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिससे लोगों में डर और दहशत का आलम है। कई लोग अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं तो कई इलाकों में यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। केरल में एक मंदिर के उत्सव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस दौरान 2 हाथी भड़क गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई और भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। हाथी इतने गुस्से में था कि उन्होंने मंदिर का कुछ हिस्सा ही तोड़ दिया। ये घटना केरल के कोझिकोड जिले की है, जहां मंदिर उत्सव के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। इसी आतिशबाजी की वजह से उत्सव में शामिल हुए हाथी भड़क गए और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महावत हाथियों को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेकाबू हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। मंदिर में 5 दिन का उत्सव चल रहा था। इस दौरान आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी की वजह से हाथी भड़क गए और फिर वहां भगदड़ मची और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हाथी के बेकाबू होने से मंदिर में
चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बेकाबू हाथी यहाँ तक कि महावत को भी पटक देता है, लेकिन फिर किसी तरह दूसरे महावत इन हाथियों को मंदिर से भगाते हैं, जिसके बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। अभी कुछ दिन पहले भी एक मंदिर के उत्सव में हाथी ने उत्पात मचाया था। जंगलों के कटने से अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां जंगलों से निकलकर हाथी शहरों में पहुंच रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हाथी हरिद्वार शहर में पहुंच गया। भीमकाय हाथी ने एक खाली प्लॉट की दीवार तोड़कर अंदर पहुंच गया और इस बाउंड्री की दीवार हाथी के एक ही वार से ढह गई। यह हाथी हरिद्वार के हरिपुर कला क्षेत्र में पहुंचा था और दीवार ढहाने की इस घटना को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन सभी दावे हवाई साबित हो रहे हैं। ऋषिकेश का ब्रह्मानंद मोड़ लगातार हादसों का गवाह बन रहा है। ब्रेक फेल होने की वजह से कई वाहन यहां बेकाबू होकर लोगों की जान पर बनाते हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां बेकाबू ट्रैक्टर मौत बनकर दौड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बेकाबू होकर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सीधा पुलिस पिकेट से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस पिकेट के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर मौजूद करीब दर्जन भर लोगों की जान जाते जाते बच गई, क्योंकि एक शख्स ने बेकाबू ट्रैक्टर को समय रहते देख लिया, जिसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया, जिसे देख वहां पर खड़े सभी लोग भाग निकले।